नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो आज चलो हम फिर से ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अपने सीटेट जो आपका जुलाई अगस्त में होने है या होने की संभावना है, तो उसकी तैयारी आप आज से ही करिए, अभी से ही करिए। अपनी पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा। पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके ईवीएस की आपको मतलब 10 या 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आपको सीडीपी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी तरीके से आपको सीरीज बाई सीरीज सारी प्रैक्टिस चैनल पर कराई जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, प्रकरणों में, अंतर्निर्मित पुस्तक में, अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। अब जैसा कि आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि, यानी आप बच्चों से पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास भी करवा रहे हो और साथ ही साथ आपको गतिविधि भी करवानी है। तो ये गतिविधि आपको कब करानी चाहिए? क्या आपको पाठ पढ़ाने के बाद में करवानी चाहिए? ठीक है, या फिर आप इसको प्रकरणों में करवा सकते हो या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर करवानी चाहिए या फिर इकाई के अंत में, यानी आपने जो कंटेंट लिया है, इकाई ली है, उसको पढ़ाने के बाद में करवाना चाहिए। तो सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी प्रकरणों में अंतर्निर्मित, यानी आपको अपने पाठ के साथ साथ, ठीक है, उसमें इस तरीके से, यानी आपको अलग से नहीं करवानी है कोई भी एक्टिविटी। एक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चे मतलब पाठ के साथ साथ उस एक्टिविटी में भी भाग ले सकें, यानी उसमें अंतर्निर्मित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों को विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, ठीक है। तो इसमें यानी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। पुस्तकें एक संसाधन हो सकती हैं बच्चों को पढ़ाने का, एक शिक्षण विधियों में शामिल हो सकती हैं, लेकिन विशेष ध्यान आपको नहीं देना है, परीक्षाओं पर भी नहीं देना है। और बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। हाँ, ये सही है। बच्चों को मतलब बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान भी देना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। अभिभावकों के विचारों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे आपका मेन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब पर्यावरण की क्लास है तो हम बच्चे जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो उतना ही वो क्या करेंगे, अपने आप से सीखेंगे, अवलोकन से सीखेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें कब सीखेंगे? जब वो प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करके। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो। तो जहाँ भी बात मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं या पढ़ाया है, तो बताती हूँ कि जहाँ भी बात आपकी पोर्टफोलियो आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये पोर्टफोलियो क्या होता है? ये बच्चे का मतलब स्वयं का खुद का आकलन करना होता है, यानी इसमें आपको बच्चे की एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, बच्चे की सभी गतिविधियों की। ये सिर्फ परीक्षाओं पर आधारित नहीं होता है, बच्चे की शारीरिक, मानसिक, ठीक है, यानी उसने खेल विधि में कितनी मतलब अंक प्राप्त किए हैं, यानी उसकी सारी एक्टिविटियों पर आपको ध्यान देना होता है पोर्टफोलियो में। तो ये आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। अगली प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो अब दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो आकलन को सुगम ये नहीं बनाएगा, ये बच्चे की शिक्षण को सुगम बना सकता है, ठीक है। अब शिक्षक को भी आराम नहीं देना है। अब अगर आपको कुछ भी चीज़ बच्चे को श्रव्य दृश्य सामग्री से, तो उसमें टीचर को भी एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, आराम नहीं कर सकते हो आप। और दिशा परिवर्तन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, यानी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना,
यानी अब कोई चीज़ बच्चा जब देखता है और देखने के साथ साथ वो मतलब उसको सुनता भी है, तो क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करता है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो क्या है ये, वैयक्तिक भिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता या अंतः संबंध। तो इन चारों में से आपका क्या होगा, तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, वैयक्तिक भिन्नताएं। राइट आंसर क्या होगा, वैयक्तिक भिन्नताएं। यानी सीमा में और लीना में जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, सीमा क्या करती है, वो रट करके सीखती है और लीना समझ करके सीखती है। और यही वैयक्तिक भिन्नताओं में आता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं है, निरंतरता भी नहीं है, अंतः संबंध भी नहीं है। तो ये क्या है, ये वैयक्तिक भिन्नता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या है आपका, सहयोगात्मक अधिगम है, निर्देशित खोज है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से। अब बच्चे को आप किसी चीज़ का व्याख्यान देते रहोगे, तो व्याख्यानों से क्या है, बच्चे बोर हो जाते हैं और इतने छोटे बच्चे उन चीज़ों को समझते भी नहीं है। फिर आपकी क्लास है ईवीएस की, तो ईवीएस में आप बच्चों को कोई समस्या दे सकते हो और उसको बच्चा सॉल्व कर सकता है। बच्चे को आप सहयोग के द्वारा अधिगम करवा सकते हो। और निर्देशित खोज, यानी बच्चे को आप खोज के लिए निर्देश दे सकते हो। ये सभी पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, लेकिन व्याख्यान विधि का प्रयोग आप ईवीएस की क्लासों में नहीं कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थी की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। अब सांस्कृतिक और विविधताएं ये कहानी और कथन से नहीं आती हैं, और ऊर्जा का सरलीकरण करने में भी नहीं होता है, ये सरलीकरण हो गया है। और पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, हाँ पाठ को आनंददायक और रोचक बना सकते हो, लेकिन ईवीएस की क्लासों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएस की क्लासों में आप कहानी और कथन, यानी बच्चे एक कल्पना कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर, ठीक है, हम जैसे अभी बच्चे को हम कश्मीर के बारे में बताएं और हम एक कहानी के द्वारा उसको बताते हैं, कथन के द्वारा बताते हैं, तो बच्चा इमेजिनेशन करता है, कल्पना कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। यानी डिसलेक्सिया क्या है, और ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आपकी डिस्कैल्कुलिया, इस सब पर वीडियो मैंने आपको दे दी है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि सीटेट में आपका प्रत्येक बार अधिगम निर्योग्यताओं से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसकी, या फिर आप मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने ट्रिक से भी आपको ये पढ़ाई है। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया। अब ये आपका लेक्सिया है और एक आपका डिस्ग्राफिया होता है। तो ग्राफिया आपका क्या हो गया, ग्राफिया यानी हम जहाँ भी कहीं लिखने का काम करते हैं, यानी तो वो आपका ग्राफिया हो गया। और डिसलेक्सिया आपका होता है पढ़ने से संबंधित। तो डिसलेक्सिया किससे होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, यानी बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है। इसको आप थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हो। डिसलेक्सिया को 1881 में ओस्वाल्ड बरखान ने पहचाना और रूडोल्फ ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। ये बात इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित
और भाषित भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण डिस्लेक्सिया होता है। यानी ये पढ़ने से संबंधित होता है। जैसे बच्चा फा को भी पा पढ़ता है या फिर बा को भा पढ़ता है, इस तरीके से पढ़ने में हो जाता है। और ये अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 डी। यानी सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छोटे छात्रों कम कुशल वाले विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं या अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। और अल बिरूनी से आपका प्रश्न अभी करंट में आपका जो 21 जनवरी 2024 में पेपर हुआ है उसमें भी प्रश्न आया है। और अल बिरूनी से आपके प्रश्न आते रहते हैं। आपको सीटेट में अगर ईवीएस में 30 में से 30 नंबर लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 3 से लेकर के और 5 तक की अवश्य पढ़नी है। और कम से कम 2 बार ये पुस्तकें आपको अवश्य पढ़नी है, क्योंकि आपके जैसे 30 में से 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो आपके ये पूरे 20 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हो। तो चलो हम प्रश्न देखते हैं अपना। क्या ये बांग्लादेश था, उज्बेकिस्तान था, या फिर अफगानिस्तान या ओमान? तो इसमें राइट आंसर है आपका उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया है। जैसे ये आपका सूरत है, ये स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय है, प्रस्थान है, दूरी है और दिन है। ये सूरत है, इसका टाइम है, प्रस्थान का समय है, किलोमीटर, दिन दिया गया है, वलसाड, ये आप देख सकते हो। अब इससे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न है आपका, उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रम से है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, 900। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा 979 किलोमीटर, 15 घंटे और ये 15 मिनट। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, यानी वो बहुत सृजनात्मक है, रचनात्मक है, एक्टिविटी करती रहती है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। क्या यह अभिसारी चिंतन है, मॉडलिंग है, अनुकरण है या अपसारी चिंतन है? अब आपका ये अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है? अनुकरण यानी किसी का अनुकरण करके, तो ये अनुकरण नहीं है। और मॉडलिंग भी नहीं है, मॉडल से भी नहीं सीखती है। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर होता है? अभिसारी कहते हैं किसी यानी प्रश्न का एक बनाया उत्तर होता है। यानी मान के चलिए, जैसे हमने पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, ठीक है, तो बच्चे सीधा सीधा आंसर देंगे भारत। लेकिन अगर हम बच्चे से इस तरीके से पूछें कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है, तो फिर वहाँ बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे। यानी एक ही प्रश्न को कई तरीकों से सोचना, तो ये हमारा अपसारी चिंतन होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। क्या वैयक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। यानी कक्षा प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। यानी शिक्षक बच्चे को कोई शिक्षण विधि द्वारा अधिगम प्रक्रिया करवाता है और उसका जो पुराना ज्ञान है तो उस पुराने ज्ञान को और नए ज्ञान की संकल्पना के साथ जोड़ता है। तो ये क्या है?
तो ये है आपका ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, यानी एक ज्ञान को हम दूसरे ज्ञान पर कैसे जोड़ सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे बच्चा क्या है कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, तो साइकिल चलाना जानने से फिर इससे आगे वो क्या सीख सकता है, तो इससे आगे वो मोटरसाइकिल चलाना सीख सकता है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बच्चे इसको यानी सिखा सकते हो। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी इसमें विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस आयोजन का मतलब एक उद्देश्य था। विज्ञान प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य था? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध, अभिभावकों को संतुष्ट, विभिन्न व्यवसायों के। तो आपका व्यवसाय भी नहीं होगा, ये सारे आपके निगेटिव पॉइंट हैं। अभिभावकों को भी संतुष्ट नहीं करना है और विद्यालय के नाम की प्रसिद्धि भी आपको नहीं करनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। यानी इसमें से एक शामिल नहीं है, बाकी के आपके 3 शामिल हैं। वातावरणीय कारकों में संस्कृति है, पौष्टिकता है, शिक्षा की गुणवत्ता है या शारीरिक गठन है। तो इसमें विकास की बात हो रही है, ना कि वृद्धि की। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ये शारीरिक गठन क्या है? ये आपकी वृद्धि है, जो शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका नंबर डी। अगला प्रश्न है, कांसा के विषय में, यानी जिसे ब्रॉन्ज भी कहते हैं, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर बी, कांसा, तांबा, यानी कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है या उर्वर बन जाती है। यानी एक ही तरह की फसल जब हम किसी मिट्टी में बार बार उगाते हैं तो इससे जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, यानी बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सारे आपके सीटेट के ही प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छत है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवार है, लकड़ी के फर्श। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, बी, सी और डी। आपका बी सही है, आपका सी भी सही है और आपका डी भी सही है। यानी आपके लद्दाख में पेड़ के तनों पर ये लकड़ी के ढालू नहीं बनते हैं मकान। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो राइट आंसर आपका है नंबर डी, तरुण भारत संघ भारत की ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का ही एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है।
तो इस राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, बी, ए और सी। तो जैसे बी है यानी नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। फिर है आपका ए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। फिर है आपका सी, यानी जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। ये थोड़ा गलत लग रहा है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपका डी भी सही है और डी सही है आपका। और इन खोखले दांतों से उसके सी भी सही है, नाग डी भी सही है आपका। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ए बी व डी, सी डी ए। देखते हैं ये प्रश्न मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दूंगी। मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे के प्रश्न हम यहाँ से सॉल्व करेंगे नंबर 81 से और 80 तक प्रश्नों को आज हमने सॉल्व कर लिया है। डेली आपको चैनल पर इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपको CDP की क्लासें भी मिलना शुरू होंगी। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।